हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोशिका पढ़ रहे थे। कोशिका में क्या क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? हमने लास्ट क्या चीज पढ़ा था? क्या पढ़ा था? आपने लास्ट में क्या पढ़ा है? हमने कोशिका का बाह्य आवरण के बारे में पढ़ रहे थे ना। हमने बाह्य आवरण भी पढ़ लिया था, यानी कोशिका का आवरण पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना था सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांग के बारे में पढ़ना था। कोशिकांग आप जानते हो, आप लोगों को बताया गया है कि कोशिकाओं यानी जो भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है और उसी तरल पदार्थ के अंदर कुछ झिल्ली जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इस जो तरल द्रव होता है, यानी जो ये द्रव्य पदार्थ होता है, इसी तरह के पदार्थ के अंदर क्या दिखाई देता है? झिल्ली युक्त संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? और इसी झिल्ली युक्त संरचना को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिकांग का मतलब होता है कोशिकाओं का अंग। जैसे हमने क्या बताया था कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और हर अंग का क्या क्या होता है? अलग अलग कार्य होता है। वैसे ही चूंकि हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, यानी हमारा शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग ऊतक का निर्माण करती हैं और अलग अलग ऊतक का निर्माण करके हमारे अलग अलग अंगों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? ये एक ही कोशिका होती है। तो जब एक ही कोशिका होती है तो हमारे जैसे अंग तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे जैसे अंग उनमें भी क्या होता है? विद्यमान होता है। जो जैसे हमारे अंग कार्य करते हैं उसी प्रकार से वो भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कह रहा है कि कोशिकाएं जो है कुछ उपापचयी सक्रिय कोशिकाएं एकल या दोहरी झिल्ली युक्त पाई जाती हैं। जो ये संरचनाएं देख रहे हो ना, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखाई देती है। और ये जो संरचनाएं होती हैं या तो एकल झिल्ली की भी हो सकती हैं या दोहरी झिल्ली की भी बनी हो सकती है। अब इसमें कौन कौन से कोशिका के अंग होते हैं? तो हमने आप लोगों को बताया था कि कोशिका के अंदर जो है, जैसे कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक पादप कोशिका होता है और एक क्या होता है? जीव कोशिका होता है, यानी जंतु कोशिका होता है। दो ही कोशिका होती है ना। तो दोनों में थोड़ा सा अंग में आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो देख लो, इसमें मुख्य रूप से इनका जो अंग होता है वह होता है, अगर हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से अंग हैं, तो इनके अंग आ जाते हैं प्रद्रवी जालिका। क्या आता है? प्रद्रवी जालिका, गाल्जिकाई, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, रसधानी, ये आदि क्या है? झिल्ली युक्त क्या होती हैं? कोशिकांग होती है। ये क्या होती है? झिल्ली युक्त कोशिकांग होती हैं। इन्हें सिर्फ किससे देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। चूंकि इसके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक भी पाया जाता है। तो रियल में ये भी कोशिका का एक अंग है, एक मुख्य अंग होता है। लेकिन कुछ अन्य जो अंग होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, गाल्जिकाय हो गया, इसके लाइसोसोम्स हो गया, रसधानी हो गया। ये सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? झिल्ली युक्त होती हैं। क्या होती है? झिल्ली युक्त होती हैं। ये एकल झिल्ली या क्या होते हैं? एक या एक से अधिक झिल्ली की क्या होती है? बनी होती है। अब चूंकि आपकी जो किताब एनसीईआरटी का बुक है, इसमें पादप कोशिकाओं का और जंतु कोशिकाओं का संरचना दे रखा है। मैं उस संरचना को आपको क्या करता हूँ, बुक में डायग्राम जो है उस डायग्राम को दिखा देता हूँ। चूंकि बनाने का इतना टाइम नहीं है तो आप उसको देखकर आप अपने हिसाब से क्या कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है। हाँ देखो, आप इसमें आपके बुक में दिखा रखा है पादप कोशिकाओं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उससे क्या किया गया है, इसकी संरचना को लिया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, प्लाज्मोडोमा, मध्य पटलिका, कोशिका भित्ति,
कोशिका कला यानी सारे संरचनाओं को दे रखा है। आप इसे एक बार अपने बुक से देख लें और इसे क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। वहीं बगल में देखो, आप नीचे देखोगे तो इसमें दिखा रखा है जंतु कोशिका की संरचना कि कोशिका द्रव्य है, कोशिका कला है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी का है, तारक केंद्र है, राइबोसोम है, केंद्रक आवरण है, केंद्रिका है, अंतर प्रद्रवी जालिका है और लाइसोसोम है। तो इन दोनों डायग्राम को आप अपने नोट्स पे क्या कर लोगे, बना लोगे। ठीक है, तो बेटा हमने समझ लिया कि कोशिका क्या है, यानी हमने बता दिया कि कोशिकाओं के जो अंग होते हैं, जैसे हमारे अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं अंगों के माध्यम से होती हैं, वैसे कोशिकाओं के अंदर भी क्या होती हैं, कोशिकांगों के माध्यम से क्या होती हैं, अनेक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब बताया गया कि आप लोगों को कोशिकांग बता दिया गया। अब ये कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिकांग जो है निम्न प्रकार के होते हैं। अभी मैंने कोशिकाओं के अंगों का नाम बताया, जिसमें सबसे पहले आता है कौन, केंद्रक। कौन आता है, केंद्रक, यानी न्यूक्लियस आता है, जिससे नाभिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है, यानी केंद्रक किसे कहते हैं। तो देखो, इसमें आपको बताया गया है कि कोशिकाओं के सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक करता है। कोशिकाओं के जितने भी कोशिका हैं, चाहे वो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, उन्हें जो है उनके सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। इसलिए इसको केंद्रक यानी इसलिए इसको क्या कहता है, कोशिका का जो है कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। समझ लो, यानी बताया गया कि जितना भी जो भी कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, कोशिकाओं में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का कंट्रोल रूम के नाम से भी जानते हैं। इसको उसको क्या कर लेते हैं कि इसे हम कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वप्रथम जो है केंद्रक की खोज किसने किया था। तो देखो, सर्वप्रथम केंद्रक की खोज जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बताया जा रहा है कि केंद्रक की खोज जो है सन 1831 में किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब हम एक पहले इसको जान लेते हैं कि केंद्रक की परिभाषा क्या होता है। तो अगर मान लो कि कहीं परिभाषा आपको लिखना हो केंद्रक किसे कहते हैं, तो देखो, जो केंद्र कोश यानी जो कोशिका के केंद्र कहाँ स्थित होता है, कोशिका के अंदर। यानी जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म समझते हो, जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य। उसी के अंदर केंद्र क्या होता है, घिरा हुआ होता है। उसी के अंदर केंद्र क्या होता है, घिरा हुआ होता है। और ये एक गोल आकृति के गहरे विशेष रंग का होता है। जैसे मान लो, जगह यही बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। इसके अंदर एक देख रहे हो ना, पारदर्शी तरल पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पारदर्शी तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। और इसी पारदर्शी तरल पदार्थ के अंदर एक विशेष प्रकार के ऐसे गोल संरचना देखने को मिलती है। क्या दिखाई देती है, गोल संरचना जो गहरे रंग का होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। एक किसके बीच में घिरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। किसके बीच में घिरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या है केंद्रक, तो आप बताओगे कि कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एक गोल रंग यानी एक गोल आकृति का गहरे विशेष रंग का एक क्या होता है, आकृति दिखाई देता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब जितनी भी कोशिकाएं होती हैं बेटा, कोशिकाओं की कुछ खासियत क्या होती है कि जितनी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जो हैं एक केंद्र की भी हो सकती हैं या बहुकेंद्र की भी हो सकती हैं। यानी बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं जिसमें क्या पाया जाता है,
एक ही केंद्रक पाया जाता है। प्राय अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। बाकी जो है पादप कोशिका जो है उसमें ऐसा देखा जाता है कि एक कुछ ऐसे पादप कोशिकाएं होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। जैसे आपको लिखवाया गया है शैवाल, क्या है, कुछ शैवाल है जिसमें क्या पाया जाता है, बहु केंद्रक पाया जाता है, यानी एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। कुछ प्रोटोजोआ है आदि है जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना। तो आपने इतना चीज तो समझ लिया कि कुछ ऐसे क्या होते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं एक केंद्र की भी होती हैं और क्या होती हैं, बहु केंद्र की भी होती हैं। लगभग जंतु कोशिकाएं प्राय जो है, प्राय लगभग सभी अधिकांश में हम देखेंगे तो एक ही केंद्रक पाया जाता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें बहु केंद्र की कोशिका, यानी कुछ कोशिकाओं में बहु केंद्र की होते हैं, यानी जिसमें एक या एक से अधिक कोशिकाएं, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। जिसमें कुछ क्या बताया गया, शैवाल है और कुछ प्रोटोजोआ। ठीक है ना। इसके बाद से बताया गया कुछ कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, यानी कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं जिसमें बिल्कुल ही क्या होता है, केंद्रक ही नहीं पाया जाता, यानी वो बिना केंद्रक के होते हैं। जैसे लाल रक्तकणिकाएं हैं, आरबीसी है, क्या है, आरबीसी। लाल रक्तकणिकाओं में जो है केंद्रक, यानी उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि केंद्र, यानी जो केंद्रक है, केंद्रक का आकार कैसा होता है। तो हमने केंद्रक का आकार यहाँ पे लिखा हुआ है, केंद्रक का आकार कैसा होता है। तो केंद्रक जो है गोलाकार भी हो सकते हैं, यानी गोल आकृति के भी हो सकते हैं, अंडाकार आकृति के भी हो सकते हैं, चपटा भी हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सेल के बीज के आकृति के जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है ना। क्या क्या बताया गया आपको कि अगर इनके आकृति के बारे में हम कहें तो जो केंद्रक होता है वो गोलाकार भी हो सकता है, वह अंडाकार भी हो सकता है, वह क्या हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, वह सेब के बीज के आकृति के जैसे भी हो सकता है। ये क्या है, उसके आकार है। अब हम आते हैं जो केंद्रक की संरचना है वह कैसे होती है। तो केंद्रक की संरचना निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें इस संरचना के माध्यम से आपको दिखाया गया है। यानी आप देख रहे हो कि ये जो केंद्रक होता है ये दोहरी झिल्ली से क्या होता है, यानी ये दोहरी झिल्ली देख रहे हो, यानी इसमें जो इसके 4 भाग होते हैं केंद्रक का जो संरचना में, एक तो होता है केंद्रक आवरण होता है जिसको केंद्रक कला कहा जाता है, या आप कह सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हो। दूसरा जो है केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, और तीसरा जो है क्रोमैटिन, क्या है, क्रोमैटिन है, और चौथा क्या है, केंद्रक छिद्र है, और ये देख रहे हो केंद्रिका है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो मुख्य यानी इसकी संरचना के मुख्य 4 भाग जो होते हैं। पहला क्या होता है, केंद्रक कला। क्या होता है, केंद्रक कला। तो केंद्रक कला क्या होता है जी, प्रत्येक केंद्रक जो है 2 झिल्लियों के आवरणों से बना होता है जिसे केंद्रक कला कहा जाता है। आप देख रहे हो कि ये संरचना देख रहे हो, तो एक झिल्ली ये आपको दिखाई दे रही है और एक झिल्ली ये, यानी प्रायः किसके बने होते हैं, 2 झिल्लियों से मिल के बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं। और प्रत्येक झिल्ली की जो मोटाई होती है, ये झिल्ली की मोटाई जो है 75 एंगस्ट्रॉम से, यानी इस झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर और 90 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। बताया जा रहा है इस झिल्ली की मोटाई कितनी होती है। ये कितने मोटे झिल्ली होते हैं, जो दोहरी झिल्ली होती है, एक झिल्ली यानी इन झिल्लियों की मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब सवाल पैदा होता है कि ये झिल्ली और इस झिल्ली के बीच की दूरी कितनी होती है, कितने एंगस्ट्रॉम में। तो इन दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी जो होती है 150 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। बताया जा रहा है इन, देख रहे हो ना, ये जैसे मान लो एक ये झिल्ली है और एक ये झिल्ली है, देख रहे हैं ना। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर और 400
अंगस्ट्राम तक हो सकती है। बस समझ भाई, दो चीज ध्यान से सुनो, यहां बताया जा रहा है, एक बार ध्यान से सुन लो। बताया जा रहा है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो है दो झिल्लियों यानी उससे क्या होता है, उसका आवरण जो है दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है और इन दोनों झिल्लियों की मोटाई कितनी होती है, 75 अंगस्ट्राम से लेकर 90 अंगस्ट्राम। अब इन दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी होती है, 150 से 400 अंगस्ट्राम तक हो सकती है, ठीक है ना। अब केंद्रक कला में स्थान पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब ये जो केंद्रक कला है देख रहे हो ना, इसी को हम केंद्रक कला कहते हैं जी। ये अब ये केंद्रक कला आप देख रहे हो, इसके बीच बीच में यानी इसके बीच बीच में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। आप देख रहे हो कि एक छिद्र यहाँ पाया जा रहा है, देख रहे हो, एक छिद्र यहाँ पर है, एक छिद्र यहाँ पे है और एक छिद्र यहाँ पे और एक छिद्र यहाँ पे है। तो इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र यानी न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो एक चीज फिर ध्यान से सुन लो, बताया गया कि केंद्रक का जो बाहरी आवरण होता है जो किससे बना होता है, दो झिल्लियों से बना होता है। इन झिल्लियों की मोटाई कितनी होती है, दो झिल्लियों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण या केंद्रक कला कहते हैं। और इसकी मोटाई कितनी बताई गई, 75 अंगस्ट्राम से लेकर कितना होता है, 90 अंगस्ट्राम तक होता है। और इन झिल्लियों के बीच की दूरी क्या होती है, 150 अंगस्ट्राम से 400 अंगस्ट्राम होता है। और बताया गया इनके बीच बीच में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। जैसे देख रहे हैं छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं या न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक ना। समझ में आया। इनके द्वारा केंद्र के भीतर जो है, अब इन छिद्र का काम क्या है, तो इन छिद्र का काम आप देखोगे तो इनके द्वारा जो है केंद्र के भीतर पदार्थों का, कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब इनके द्वारा जो है इन छिद्रों के माध्यम से कोशिका द्रव्य से केंद्रक में विभिन्न पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यानी इसमें से कोई विभिन्न पदार्थों का क्या होगा, यहाँ केंद्रक के पास क्या होती है, जो केंद्रक होता है उसमें आदान प्रदान होता है, किसका, पदार्थों का। कोशिका द्रव्य के माध्यम से क्या होता है, इसमें विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद से आ जाता है केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, तो केंद्र यानी देख रहे हो न्यूक्लियर द्रव्य किसे कहते हैं, तो आप देख रहे हो रेड रेड कलर से क्या क्या है, डॉट डॉट बिंदु बिंदु दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, ये क्या है, केंद्रक द्रव्य। ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है क्या है बेटा, केंद्रक द्रव्य। यानी केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है। जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर जो है एक पारदर्शी तरल पदार्थ क्या होता है, भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रक के अंदर क्या होता है बेटा, केंद्रक के अंदर आप क्या देख रहे हो कि एक तरल पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, यानी एक पारदर्शी तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसी केंद्रक द्रव्य को जो है केंद्रक रस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, केंद्रक रस या फाइयोलिप्स कहा जाता है। इसको बताया गया, इसी केंद्रक, अगर कहीं आपसे कोई पूछ दिया कि केंद्रक रस क्या होता है, तो जो केंद्रक द्रव्य होता है, जो ये पारदर्शी तरल पदार्थ होता है, उसी पारदर्शी तरल पदार्थ को हम क्या कह लेते हैं, केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य का मुख्य रूप से अब इसका देखोगे कि ये केंद्रक द्रव्य करता क्या है, तो ये मुख्य रूप से क्या करता है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड व खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। अब इसमें जो है ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है,
ये जो तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है, इस तरल पदार्थ में हमें क्या क्या मिलता है जी? डीएनए मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए, आरएनए, इसके बाद से प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन, लिपिड। क्या होता है? लिपिड है। इसके बाद से बताया जा रहा है कि लिपिड के बाद से एंजाइम है। क्या है? एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और उसके बाद से एंजाइम के बाद से आपको क्या आता है? खनिज, लवण आदि। इस ध्यान से सुन लो, जो हमारे अनुवांशिक लक्षण है, वो अनुवांशिक लक्षण कहाँ होते हैं? कोशिकाओं के केंद्र के अंदर। जो क्या केंद्र के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जो पारदर्शी तरल पदार्थ पाया जाता है, उसी के अंदर होते हैं ना। तो वो आरएनए, ये क्या है? हमारे अनुवांशिक पदार्थ ये है ना, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, और उसके बाद से खनिज, लवण आदि। ये क्या है? अनुवांशिक पदार्थ। तो ये इसके अंदर ही पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं तीसरा जो है, हर थोड़ा सा इसमें और एक चीज देख लेते हैं। इसी केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा तंतुओं का जाल फैला होता है, जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। अब देख लो, आप यहां देख रहे हो, इसकी संरचना में बताया जा रहा है कि आपने पहले क्या देखा कि इसके ऊपर एक डबल झिल्ली नुमा क्या पाई जा रही है? एक आवरण पाई जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक आवरण कहते हैं। दूसरा आपको बताया गया, इसी के ये जो आवरण है, ये बीच बीच में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके बाद से बताया गया कि इस केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, खनिज, लवण आदि पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो अनुवांशिक पदार्थ हैं। इसके बाद से बताया गया, अब इसी के अंदर आप देखते हो कि इसी के अंदर धागे नुमा एक संरचना पाई जाती है। धागा नुमा क्या पाया जाता है? संरचना पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ये देख रहे हो, धागे की तरह से संरचना आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ पे? इसमें एक या एक से अधिक केंद्रिकाएं पाई जा सकती हैं। अब देखो, इसमें एक या एक से अधिक क्या पाई जा सकती हैं? केंद्रिकाएं पाई जा सकती हैं। अब हम देखते हैं केंद्रिका। केंद्रक में प्राय 1 से 3 अस्पष्ट गोलाकार सघन रचनाएं होती हैं, जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। मैंने बताया कि कुछ कोशिकाओं में एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। शुरू में बताया ना। तो इसमें एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिकाएं कहते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, प्याज देखे हो, प्याज में एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? केंद्रिका पाए जाते हैं। प्याज जो होता है, प्याज में एक या एक से अधिक क्या पाया जाता है? केंद्रिका। को पूछे प्याज में कितनी केंद्रिका पाई जाती हैं? एक या एक से अधिक पाए जाते हैं। केंद्रिका में जो है आरएनए तथा प्रोटीन होते हैं। जो केंद्रिका होता है, यहाँ पे ये देख रहे हो केंद्रिका है, ये केंद्रिका है ना, ये एक या एक से अधिक हुए हो सकते हैं। अब इस केंद्रिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है बेटा? बताया जा रहा है, इस केंद्रिका के अंदर आरएनए तथा प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? इस केंद्रिका के अंदर आरएनए तथा क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रिका के अंदर क्या होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन होते हैं। केंद्रिका का मुख्य कार्य है राइबोसोम्स बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम्स बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण करना। संश्लेषण करना मतलब क्या? आरएनए को बनाना। केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है?
केंद्रिका में क्या पाया जाता है? आरएनए और प्रोटीन। और आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं? आरएनए का निर्माण करते हैं, यानी आरएनए का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये भी हो गया। अब चौथा जो इसका भाग है वो कौन सा है? क्रोमोटिन तंतु। हमने तो चारों भागों को देख ही लिया, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग एक और एक, और ये हमने केंद्रिका भी पढ़ा दिया। हमें क्रोमोटिन के बारे में जानना है, जो आपको धागेनुमा जो है कोशिका केंद्र के अंदर जो एक धागेनुमा संरचना दिखाई देता है, उस धागेनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमोटिन तंतु कहते हैं। अब क्रोमोटिन तंतु जो है ये क्या होता है? ये कोशिका विभाजन के समय तंतु अपेक्षाकृत मोटा और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब कोशिका विभाजन होता है, जैसे मैंने बताया था अभी बीच में कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो कोशिका विभाजन के समय मैंने बताया था आप लोगों को कि जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमैटिन अपेक्षाकृत क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्या होते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। बताया जा रहा है, एक बार और ध्यान से सुन लो कि क्रोमोटिन क्या होता है। बताया जा रहा है कि केंद्र के अंदर जो है, जो केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? एक तरल पदार्थ पाया जाता है ना, एक तरल पारदर्शी तरल पदार्थ पाया जाता है, और उसी पारदर्शी तरल पदार्थ के अंदर क्या होता है? धागेनुमा संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? धागेनुमा संरचना दिखाई देती है। और ये जो धागेनुमा संरचना होता है, जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये मोटी हो जाती है और स्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्या होती है? मोटी हो जाती है और क्या करने लगती है? स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये गुणसूत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे इनको बताया जा रहा है, इनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी कहा है। गुणसूत्र समझते हो? यानी माता पिता का गुण उसके बच्चों में जाता है ना, तो ये तो वही गुणसूत्र है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन तंतु मुख्य रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान लिख लेना, ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। जो केंद्रक होता है उसमें दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। एक आरएनए होता है और दूसरा क्या होता है? एक डीएनए होता है, दूसरा क्या होता है? आरएनए होता है। गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को के वाहक होते हैं। जीवन के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। जो ये गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं जी? आनुवंशिक लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? आनुवंशिक लक्षण होते हैं। इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। ये जीवन के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का कार्य। समझ में आया? बताया गया। एक बार संरचना को ध्यान से देख लेते हैं। शार्ट में एक बार में फिर मैं दोबारा जो है ये मैंने संरचना इसका बता दिया। अब हमें इसका कार्य पढ़ना था, केंद्र का कार्य क्या है, लेकिन एक बार ध्यान से सुन लेते हैं। बताया गया कि केंद्र की जो संरचना होती है, इसका जो आवरण होता है वो डबल झिल्ली का बना होता है, और इसके डबल झिल्ली का जो आवरण बना होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक कला या केंद्रक आवरण कहते हैं। ये जो होता है, इस झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 400 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद से बताया गया कि केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ पाया जाता है। उस पारदर्शी तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर जो है क्या होते हैं? केंद्रिका पाया जाता है। और दूसरा क्या बताया गया? ये क्रोमोटिन पाया जाता है। और इसके बीच में यानी आवरण के बीच में ये क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां से जो इसमें से पदार्थों का आदान प्रदान होने का कार्य इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से होता है। अब मैंने इसको पूरा बता रखा है, आप इसको एक बार क्या कर लोगे? देख लो। ठीक है ना? अब हम लास्ट में पढ़ते हैं कि केंद्रक के कार्य क्या है। ठीक है ना? तो भाई केंद्रक का पहला कार्य क्या है? कि कोशिका
पहला कार्य ही आपको मिल गया कि ये जो कोशिकाएं यानी इसके निम्न कार्य होते हैं, केंद्र के क्या होते हैं, निम्न कार्य। तो पहला कार्य तो आपको यही मिल गया कि कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का पहला तो यही कार्य मिल गया। दूसरा कार्य क्या है जी, दूसरा कार्य आपने देख लिया कि इसका एक और कार्य है, ये अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तीसरा इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करने का कार्य करता है, ठीक है ना। इसके बाद से आप देखोगे इसके बाद से हम देख लेते हैं कि इसके और क्या कार्य हैं जो हमने पढ़ा है, वही उसका क्या है कार्य है। ये कोशिका विभाजन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पहला एक बार सुन लो, पहला कार्य क्या बताया गया कि ये क्या करता है, ये बताया गया कि कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा बताया गया आनुवांशिक गुणों को ये क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तीसरा बताया गया यह उपापचयी अन्य जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने का तीसरा क्या है, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसमें एक और चीज बताया गया, आपको देखे हो गया, अभी मैंने बताया था कि ये आरएनए को संश्लेषित करने का कार्य करता है, ठीक है ना। और अन्य भी कार्य हैं। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, कोशिकांग, और कोशिकांग के प्रकार में हमने पहले क्या पढ़ लिया, केंद्रक, केंद्रक की संरचना, ठीक है ना, केंद्रक के काम, ठीक है ना। तो इसमें हमने आज एक कंप्लीट कर लिया। अब अगले दूसरा जो है, जो दूसरा उसका अंग होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगला हम क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।